नमस्ते। मैं आयुषी शुक्ला आप सभी का आज के वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वक्ता हैं गौरव वाजपेयी जी। आप कानपुर से हैं। आपने सितंबर 2014 में स्वीट स्पैरो कम बैंक होम अभियान शुरू किया और तब से अब तक करीब 7,000 गौरैया के घोंसले स्कूल एवं कॉलेजेस तथा व्यक्तिगत संपर्क करवा के लगवा चुके हैं। आप चेन्नई, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक इस अभियान का प्रचार कर चुके हैं। आपने अभी तक 1 लाख से ज्यादा बच्चों को डायरेक्ट इन विषयों पर मोटिवेट करके इस काम को आगे बढ़ाया है। आप इन विषयों पर वन विभाग के साथ, बैंकों के साथ, समाज के हर तबकों के साथ कहीं ना कहीं सबको जोड़कर काम कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में लगभग हर साल गर्मी के महीने में पर्यावरण पर करीब 50 दिन तक लगातार लेख निकालते हैं। 2016 में राज्य सरकार ने आपके इस कार्य को राज्य स्तरीय प्रोग्राम बनाया और पूरे प्रदेश में राज्य सरकार ने आपके अपने संसाधनों के साथ 1 लाख घोंसले लगवाए। आपने कई विषयों पे काम किया है, जैसे कि मोहल्ला मोहल्ला ऑक्सीजोन, एक वृक्ष एक जागृत मंदिर, एक घर एक पेड़, शुद्ध सांस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, टीम कानपुर फॉर ग्रीन कानपुर। आपका हार्दिक स्वागत है गौरव वाजपेयी जी। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए और हमारा मार्गदर्शन करिए। थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोगों के इस प्रयास के लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे जो पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं जो प्रकृति से एक जुड़ाव रखते हैं और प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं। सबके अपने अपने विषय हैं, क्योंकि प्रकृति इतना विशाल सब्जेक्ट है कि उसको शायद एक साथ नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन मेरा मानना है कि प्रकृति एक ऐसी डोर है कि आप किसी भी एक चीज को पकड़ लीजिए तो आप संपूर्ण प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं। तो हम लोगों ने जब एक्चुअल में मैं बचपन से ही प्राणियों से प्रेम करने वाला व्यक्ति रहा हूँ, पेड़ पौधों से प्रेम करने वाला व्यक्ति रहा हूँ। एक बच्चे के स्तर पर या एक बिल्कुल नवयुवक जो होता है उसके स्तर पे जो कर सकता था वो करता रहता था। लेकिन वही है ना, बोलते हैं हिंदी में हमारे यहाँ कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। तो वो एक छोटा सा कार्य होता है और वो दब के रह जाता है। फिर मैंने 2014 में सितंबर में अनायास ही मेरे मन में आया कि अपने मैं बेसिकली ट्रेनर हूँ, कंपनीज में ट्रेनिंग कराने का मेरा काम रहता है। मैं भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, वोडाफोन, एयरसेल और अभी कुछ दिन पहले ही पहले ही मैं भोपाल से और बनारस में यूको बैंक के जो स्केल 1, 2, 3 ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग करा के आया हूँ। तो लेकिन उस समय मैं ऐसा स्थिति में पहुंच गया कि मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी इसलिए नहीं है कि आप केवल नौकरी करते रहें। तो मैंने सारी चीजों को एक किनारे रखा एंड देन आई स्टार्टेड स्वीट स्पैरो कम बैक होम कैंपेन। गौरैया को एक प्रतीक के तौर पे मैंने इस्तेमाल किया। प्रतीक इसलिए क्योंकि पंछी तो प्रकृति का एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना हिस्सा है। मतलब इंसानों के आने से पहले ये सारे जीव जंतु आ गए थे, पेड़ पौधे आ गए थे, जंगल 23 करोड़ करीब साल पहले आ गए थे, पंछी भी उसके बाद आए हैं। इंसानों का तो वानरों के रूप में ही उद्भव 50 लाख साल पुराना है, और आज के जो हम जैसे दिख रहे हैं इस प्रकार के इंसानों के रूप में तो मात्र 10,000 साल पुराना हमारा उद्भव ही है। तो लेकिन उस उद्भव के चक्कर में हुआ क्या कि हमारी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। और पिछले अगर आप 500 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप करीब 15-20 करोड़ की आबादी, जो जब से इस धरती का उद्भव हुआ तब से आप ले लीजिए, फिर 50 लाख साल पहले आप आइए, वहां से लेकर के 10,000 साल पहले तक आपकी आबादी, इंसानों की आबादी मात्र अगर बहुत ज्यादा पहुंच पाई थी तो 10 करोड़ तक पहुंची थी। लेकिन 10 करोड़ से मात्र 500 सालों में ये 100 करोड़ होती है, और 100 करोड़ से आज 750 करोड़ हो चुकी है। मतलब करीब अगर देखा जाए 75 गुना वजन बढ़ा है इंसानों का। अब इंसान बढ़ेगा तो वो अपने हिसाब से हर चीज को मैनेज करेगा, क्योंकि बहुत वो भी अपने में एक पावरफुल फोर्स है, मैं उसको ऐसे देखता हूँ। और कहीं ना कहीं उसकी नीड जो बनती जा रही है वो प्रकृति के विरुद्ध है। केवल
एक इंसान ही ऐसा धरती पर विचरने वाला प्राणी है जिसकी सारी नीड प्रकृति के विरुद्ध जा रही है, बाकी सब प्रकृति के साथ रह रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारा बर्ड्स का एक नेचुरल हैबिटाइट होता था, क्योंकि हम हजारों साल तो झोपड़ियों में रहे हैं, तो उन चिड़ियों ने हमारे साथ रहना सीखा था। वो हमारे बगैर कहीं जाती नहीं थी, वो जहां हम रहते थे वहां वो रहती थी। तो वो हमारे साथ रहती थी, लेकिन हमने कंक्रीट के जब बनाने शुरू किए और चिड़िया के घोंसले को अपने घर की ये गंदगी समझने लगे, उसके तिनकों में हम गंदगी ढूंढने लगे, तो हमने उनके घोंसलों को हटाना शुरू कर दिया। हमने पंखे लगाए, वो बेचारी पंखों में कट गई। अगर आप अंदाजा लगाएं तो मुझे लगता है गिरी हालत में शायद हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर होगा जहां पे 5-10 गौरैया कटी नहीं होगी पिछले 20-25 सालों में। तो अगर आप हिसाब लगा लें तो कम से कम 100 करोड़ गौरैया तो हमने काट के मार दी हमारे पंखों से। तो फिर उनके घर नहीं बचे। और सबसे बड़ी एक जो अच्छी चीज मैंने महसूस करी वो ये देखी कि इनके बच्चे बहुत रैपिड होते हैं। जैसे चूहे बढ़ते हैं वैसे गौरैया बढ़ती है, संख्या ज्यादा होती है, लेकिन ये फिर भी संख्या इनकी कम होती जा रही। तो उसका कारण बस यही समझ में आया कि इनको अपने बच्चे पैदा करने की जगह और बढ़ाने की जगह नहीं मिल पा रही। तो फिर हमने ये सोचा कि इस समस्या से निपटना होगा, और फिर हमने उन बॉक्सेस को इजाद किया कि वो बंदरों से भी लड़ सकें, क्योंकि बंदरों की भी एक समस्या होती है, बिल्लियों से लड़ सकें। उसका हाइट हाइट हमने मेजर करी कि कहाँ लगना चाहिए, और लोगों से बोला कि आप घर के अंदर परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है लोगों की प्रवृत्ति नहीं बदल सकते। मेरे कहने से कोई पेट्रोल डीजल के वाहन चलाना नहीं छोड़ देगा, कम भी नहीं करेगा शायद। सबको मोबाइल चाहिए, हम लोग खुद ही मोबाइल से ही बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन हम सबको चाहिए। तो मोबाइल टावर रेडिएशन को भी हम किस हद तक कंट्रोल कर पाएंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन जो कर सकते थे, लेट्स डू द डूएबल। डूएबल ये था कि हम उनके बच्चों को बेवजह गिरने से मरने से बचाएं, क्योंकि अक्सर वो गिर के ही मरते थे। जो थोड़े बहुत बचते थे उनको नेचुरल प्रेडेटर्स मार देते थे। तो हमने वो बॉक्सेस, मजबूत बॉक्सेस बनाए। वो इतने मजबूत हमने बनाए थे कि उस पर 70-80 किलो का एक आदमी भी खड़ा हो जाएगा तो बॉक्सेस का कुछ नहीं होगा। वो अपने ही वेट उनका 2.5-3 किलो का होता था। और इसलिए बनाए थे कि ये 10 साल से कम ना चले, एक बार जो लगा दे वो मिनिमम 10 ईयर्स चलना चाहिए। वो लगने शुरू हुए, बर्ड्स ने उनको बहुत हाथों हाथ लिया। मतलब इतना तेजी से उसमें नेस्टिंग शुरू हुई कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज ये कहते हैं कि मेरे यहाँ एक गौरैया आती थी, या एक भी नहीं आती थी, या दो आती, मतलब नंबर वॉज टू लो, या फिर ना के बराबर, या खत नहीं था। आज वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सीजन में 100-100 गौरैया है, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने घर में 10-10 नेस्ट लगा रखे हैं, किसी ने 10 लगाए हैं। मैं ऐसा घर जानता हूँ जहाँ पे 25 नेस्ट लगे हुए, घर बहुत छोटा सा है। उन्होंने पूरे घर में नेस्ट ही नेस्ट लगा दिए बाहर की तरफ। और उन्होंने मेरे कहने से वो पेड़ लगाए जिसमें गौरैया के बच्चे घोंसले से निकलने के बाद छिपते हैं, क्योंकि बच्चों को छिपने के लिए तुरंत पेड़ चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं कि हमने उनको घर दे दिया तो वो घर में हैप्पी फैमिली रह रही है। वो सिर्फ जब बच्चे होने होंगे वो तब आएंगे, और जैसे ही बच्चे उड़ने के लायक हो जाएंगे वो नेस्ट छोड़ देंगे, दे विल अबैंडन द नेस्ट, और वो बच्चों को लेके मूव कर जाएंगे। लेकिन बच्चे जाएंगे, क्योंकि हमने झाड़ तो सब काट डाले। हमारे लिए तो झाड़ हो गया ना। अब तो सब कुछ हमको खूबसूरत सा दिखने वाला चाहिए। वो जो हमारे पार्कों में आजकल पेड़ जो शोभा बढ़ा रहे हैं, वो हमारी अगर भारत के संदर्भों में देखें और अगर हम गैंजेस बेल्ट के संदर्भ में देखें, तो हम तो उन पेड़ों को, उन झाड़ों को हटा रहे हैं जो यहाँ पर करोड़ों साल से अपने अस्तित्व को कायम किए हुए थे। और उसके कायम करने के कारण ही वहां पर एक बायोडाइवर्सिटी डेवलप हुई थी, उन पेड़ों के कारण। आपने उन पेड़ों के ही अस्तित्व खत्म करने शुरू कर दिए। तो जब वो पेड़ों के अस्तित्व खत्म होने शुरू हो गया तो वो जो उस पर जितनी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी पनप रही थी वो खत्म होनी शुरू हो गई। तो हमने लोगों को समझाया कि आप किस तरीके के पेड़ लगाना शुरू करिए। कैरेंडला हो गया, शमी हो गया, बेर हो गया, शहतूत हो गया, ये पेड़ खत्म होते जा रहे थे। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। मनोकामनी हो गया जिसमें बच्चे छिपना पसंद करते हैं क्योंकि इनमें कांटे होते हैं या घने होते हैं। जब लोगों को थोड़ा सा इसका एहसास हुआ, नेस्ट लगे, तो बच्चे गिर के मरने खत्म हुए, क्योंकि बच्चे बाहर ही तब आ पाते थे जब वो थोड़े से बड़े हो जाते थे। और अब वो फिर नेस्ट, उनको पेड़ भी मिलने लगा। पेड़ों की ट्रिमिंग पे हमने लोगों को एजुकेट किया कि भाई आप ट्रिम कर देते हो, आपको तो एक सामने एक तने के रूप में एक डंडा चाहिए और उस पर एक गोला चाहिए।
नेचर ने उसको ऐसा नहीं बनाया है। नेचर ने उसे अपने आप नेचर के नजरिए से देखिए, आप अपनी आंखों के नजरिए से मत देखिए। जितनों को समझा सकते थे उन्होंने, बहरहाल उसका भी फायदा हुआ। नहीं समझने वाले की संख्या आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसका फायदा हुआ और अल्टीमेटली वो संख्या कानपुर में पिछले 70-80 हजार के आसपास एडिशनल गौरैया मैं मानता हूं कि बढ़ी है। और मतलब जहां पर 2 4 5 गौरैया थी, ऐसी एक दो जगह नहीं है, ऐसी मैं आपको पचासों जगह बता सकता हूं जहां पर लोग कह रहे हैं गौरैया बढ़ी है। पहले मीडिया ने भी मुझे सहयोग नहीं किया उनके लिए। ये कोई एक नया काम था जिसमें मुझे कहीं से फंड आ रहा था और मैंने काम शुरू कर दिया था, तो दे यूज टू आस्क मी, क्यों कर रहे हो भैया, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। मैं नहीं समझा पाता था। अब मैं आज 8 साल करीब होने जा रहे हैं, 7 साल होने जा रहे हैं, मेरा आज भी कोई एनजीओ नहीं है, आज भी हमारा कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है। और मैंने कभी मैं इस बारे में सीरियस ही नहीं हो पाया। मुझे हमेशा से लगता था यार हमको काम करना है, सिंपल, हम काम करते जाएंगे। ईश्वर ने अम, कुछ आशीर्वाद दे दिया, लोगों को बात समझ में आने लग गई, तो वो संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। उसके अलावा जो एक और बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ कि बहुत सारी दूसरी बर्ड्स ने उन घोंसलों को ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया। जैसे तोते हो गए, तोतों ने किया, रॉबिन ने किया, इंडियन सिल्वर बिल होती है उसने किया, मैना ने किया, पाई ने किया, ब्राह्मणी ने किया, गिलहरियों ने बहुत ऑक्युपाइड किया। तो लोग मुझको फोन करते थे कि हमने गौरैया लगाए थे, पता नहीं कौन सी चिड़िया उसमें आकर के बैठ गई है। तो मैं उनको बोलता था भैया कि उसको डिस्टर्ब मत करो, वो हमारी आपकी तरह नहीं है कि एक फ्लैट का पोजीशन ले लिया तो दूसरे में ताला डाल के रखेगी, उसको भी बच्चे पैदा करते हैं, वो बेचारी भी सिर्फ आसरा लेने आई है। तो प्रकृति के लिए जितनी गौरैया जरूरी है उतना ही आपका हॉर्नबिल जरूरी है, उतना ही उल्लू जरूरी है। हम नेस्ट को थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, हमको फीडबैक आया है कि उसमें उल्लू और हॉर्नबिल भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। वैसे उल्लू और हॉर्नबिल बहुत कम बचे, बट हम उसमें भी काम कर रहे हैं कि उसमें हॉर्नबिल भी बना सकें और उल्लू बना सकें। ये इसमें से मैक्सिमम जो है, हॉर्नबिल हो गया, उल्लू हो गया, तोते हो गए, ये सब बड़े पुराने पेड़ों में रहते थे क्योंकि वो खोखले हो जाते थे। आप देखिए शहरों के नाम पर और विकास के नाम पर हमने उन पेड़ों को जो एक मंदिर की तरह थे, जो सिर्फ हमारे लिए अच्छा कर रहा होता है, जब उसकी पत्ती झड़ती है तो वो मिट्टी बनाती है, जब पत्ती रहती है तो आपको ऑक्सीजन देती है, जब लकड़ी सुखा देती है तो वो आपको आपके काम आती है, फूल देती है, फल देती है। वो पेड़ किसी देवता से कभी भी कम नहीं है। हमारे यहाँ शायद इसीलिए पेड़ों को पूजना शुरू किया गया। लेकिन विकास की जो ये रेस है, इसने इतना अमर्यादित व्यवहार किया है कि एक गुमटी रखी होगी जिसमें शायद जिसकी कुल कीमत 5,000, सामान का कीमत 10,000 नहीं होगा, वो कई बार उसको छोड़ देते हैं। लेकिन उसी जगह उसी के आसपास एक पेड़ होता है जिसे 4 लोग मिलके नहीं पकड़ सकते, उनको सड़क सीधे करने के नाम पर उसको काट दिया जाता है। तो अभी हमारे यहाँ नहर बन रही थी कानपुर में, नहर को पाट करके एक सड़क बनाई जा रही थी, और एक पुरानी ग्रीन बेल्ट थी जिसमें 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराने वो कटते चले जा रहे थे। मैं बाहर था, जब मैं पहुंचा मैंने उसको 3 4 दिन मैंने प्रयास किया कि ये लोगों से बात करी, विधायक से बात करी, इस कमिश्नर के यहाँ गया, डीएम के यहाँ गया, लेकिन वही है, विकास इतना अंधा बुलडोजर हो चुका है कि उसने चलना शुरू कर दिया, वो किसी को पहचानता नहीं है। तो आखिरी में मुझे फिर पेड़ पे चढ़ना पड़ा और चिपकना पड़ा। और 23 अक्टूबर को जब मैं उस पेड़ पे चढ़ के चिपक गया, तब उस एरिया के कुछ लोग जागृत हुए, और ईश्वर की दया है उस दिन से आज तक एक भी टहनी नहीं कटी है। अदरवाइज वहां 50% पेड़ कट चुके थे। आज भी वहां पर ऐसे बरगद हैं जो करीब 150 से 200 साल पुराने हैं। और हमने अपना ठान रखा है कि जो भी लड़ाई लड़ सकेंगे इन पेड़ों के लिए लड़ेंगे, लीगल लड़नी होगी लीगल लड़ेंगे, और अपना जो दे सकेंगे वो हम देंगे। तो इस तरीके से हमने पेड़ों को मतलब अब ये बात गौरैया से पेड़ों पे इसलिए जा रही है क्योंकि गौरैया हो या कोई भी, आप, मुझे गौरैया पसंद है, हो सकता है आपको तोते पसंद हो सकता है कोई हमारा आप ही हमारे ही ग्रुप में कोई मित्र होगा जो उल्लुओं के संरक्षण पे कार्य कर रहा होगा। पर ये सब पंछी को चाहिए क्या? दे अल्टीमेटली डिमांड ट्री प्लांट्स, झाड़ उन्हें चाहिए ना, और वो झाड़ हम रहने नहीं देना। तो जब अब होली आएगी, आप होली से 1 महीने पहले देखिएगा, ऐसे लोग कुल्हाड़े लेके निकलते हैं, इधर का झाड़ काटा उधर का, वो समझते ही नहीं कि छोटी बर्ड्स उसमें रहती हैं, उनके 2 4 घोंसले होते हैं। मैं एक प्रिंसिपल सर के यहाँ गया था, उनके यहाँ मैंने देखा अशोक के पेड़ पूरे कटे पड़े,
उन्होंने मुंडे करा दिए थे 6 फीट से, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अशोक के पेड़ थे, सब उन्होंने मुंडे करा दिए थे, बिल्कुल 6 फीट का डंडा डंडा बचा था। मैंने उनको खुद दिखाया, मैंने कहा ये देखिए घोंसले और उसमें मरे हुए बच्चे। मैंने कहा आप लोग प्रकृति को मतलब अपने नजरिए से क्यों देखते हैं भैया, प्रकृति ने आपको बनाया है, आप प्रकृति को बनाने की गलती मत करिए। आप प्रकृति को नहीं बना सकते। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, नेचर इज नॉट योर प्रोडक्ट। आप नेचर को संभालने के प्रयास कर रहे हैं, वो अपने में संभली हुई है, उसने हमें संभाला हुआ है। कि जो सांसें हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं अभी कोरोना के समय में, वही सिलेंडर, वही वो पेड़ ही से ही तो आती, हम तो यही मानते हैं ना कि हमें तो अब हम उसमें दूसरी बातें भूल जाते हैं थोड़ी देर की, सागर से कितनी आती, सागरों को भी तो डेजर्टेड ओशन बना दिया ना। डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफिक डेजर्टेड ओशन क्यों यूज कर रहे हैं शब्द? तो हमने जहां पर इंसान ने पैर रखे हैं वहां बर्बादी और गंदगी की है। आप ट्रेन से चलिए, जैसे ही कोई बड़ा शहर आने वाला होता है, आप ट्रेन के बाहर देखना शुरू करिए, जब तक शहर नहीं आ रहा होता है हरियाली आपको दिखती है, जैसे ही एक शहर आने वाला होता है गंदगी, कीचड़, नाले, सुअर, गंदगी के बड़े बड़े ढेर। इंसान आने से पहले अपना बोर्ड दिखा देता है कि देखो भाई अब आप हमारे गढ़ में प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप उस शहर को छोड़ते हैं वैसे वैसे वो गंदगी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है? वी आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। और हमने सबसे बड़ा डैमेज यही किया है कि हमने पेड़ों और जंगलों को, अब आप इंडिविजुअल पेड़ लगा देते हो, इंडिविजुअल पेड़ लगाने से हो सकता है कुछ ऑक्सीजन का में फायदा हो जाए, बट उसमें वो इकोसिस्टम कभी नहीं डेवलप हो सकता। क्योंकि एक, आप कभी बर्ड्स को देखिए, आप गिलहरियों को देखिए, वो पेड़ से पेड़ मूव करती है। आपने एक पेड़ यहाँ लगा दिया, एक पेड़ वहां लगा दिया, अब उसके बीच में 10 मीटर का जगह है, वो बेचारी जाएगी, सड़क क्रॉस कर रही होगी, कट जाएगी, कुचल जाएगी। मैंने कितने नेवलों को आपने देखा होगा, मैंने तो न जाने कितनी बार देखा है, बेचारा सड़क क्रॉस कर रहा होता है, एक नेवला मर जाता है। तो अब मुद्दा बहुत विशाल हो चुका है। अब केवल वो गौरैया तक सीमित नहीं रह सकता, वो टाइगर तक सीमित नहीं रह सकता। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कैंपेन चला रहा हूँ, आगे भी चलाता रहूंगा, लेकिन अब मैं एक पिछले 1 साल से मैं इन टोटल बात कर रहा हूँ कि गौरैया तब बचेगी जब ये इकोसिस्टम बचे। हम ही खतरे में हैं। आप 400, 500, 600, दिल्ली वाले 1000 AQI जो उनका होता है, मतलब आपकी सांसों का स्तर इतना गिर चुका है कि आप सिर्फ जहर ले रहे हैं। क्या आप और ये किसने किया है? ये हम ही ने तो किया है ना। तो हम इस बात को मानना ही नहीं चाहते। अच्छा, पब्लिक क्या है कि पब्लिक के पास सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल मैटर है बात करने के लिए, वो लोकल लेवल पे बात ही नहीं करना चाहिए। वो अपना उसका लेवल एक बूथ अध्यक्ष का नहीं होगा, लेकिन बातें वो प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं। प्रकृति पर बात करना, उसके प्रति लोकल लेवल पे मेरा कोई अगर अस्तित्व नहीं है तो मैं अपने घर के इर्द गिर्द, मेरा एक पार्क होगा, उस स्तर पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? क्या हम अपने घर के स्तर पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम ये जो आजकल जहरीले रसायनों से चौके धो रहे हैं और बाथरूम धो रहे हैं, उसकी कुछ मात्रा कम करें, कुछ नेचुरल ढूंढना शुरू करें। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी आप रिकॉर्डिंग पर हो। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने भूगर्भ जल को ही तो दूषित कर रहे हैं। आखिर में वो जो टीवी पे आने वाले रसायन हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे हम अपने बर्तन धुल रहे हैं, अपने बाथरूम धुल रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? या तो आप जमीन के भीतर भेज रहे हैं जहां पर आपका ही पानी, जिसे आप भविष्य में आपको पीना है, आपका संरक्षित है, या आप उसे किसी तालाब या किसी नदी में आप डाल रहे हैं। कितने ट्रीटमेंट हमारे यहाँ प्लांट लगे हुए हैं और वो कितना इफिशियंसी से काम करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर बात करें तो हम डेफिसिट में लगातार होते जा रहे हैं। मतलब हम अपने लिए कब्र का गड्ढा और गहरा करते जा रहे हैं। हर साल हमारी, हो सकता है बातें बढ़ रही हो। अभी आपने ग्लासगो में देखा, प्रधानमंत्री जी भी बैठे, बाइडेन, पुतिन, यूएन प्रेसिडेंट, उन लोगों के बड़े बड़े बयान आए कि हम अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। बहुत खुली चेतावनी उन्होंने दी कि हम अंतिम पड़ाव पर हैं, हम अंतिम पड़ाव पर, उनका वो इससे ज्यादा नहीं कह सकते। पर अगर उन्होंने इतनी चेतावनी दी है तो उसके अर्थ हमें बहुत गंभीरता से ले लेने चाहिए। क्योंकि हम, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पास 5-10 साल भी बचे हैं क्या? क्योंकि एक बार जैसे वो डॉक्टर और पेशेंट का एक होता है ना, जो सीरियस पेशेंट होता है तो डॉक्टर एकदम हाथ जब खड़े कर लेता है, कहता है मैं अमेरिका रिटर्न हूं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां भी हैं, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पेशेंट ले जाइए। जिस दिन धरती इस स्तर पे पहुंच गई, उस दिन धरती का तो भविष्य धरती तय कर लेगी। हम शायद
2-4 दिन भी धरती के सहयोग के बिना जीने की स्थिति में नहीं बचे, क्योंकि हमको तो हर सेकंड सांसें चाहिए। हम तो प्रकृति के आवरण में ही ये जो उछल कूद कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पे हमारे यहाँ कंक्रीट और लोहा और सड़क बनती है डामर से। किसी चौथी चीज को आप जानती हैं जिसको विकास कहा जाए? या हम फैक्ट्री लगाएंगे, कंक्रीट लगेगी, लोहा लगेगा। हम सड़क बनाएंगे, डामर, कंक्रीट, लोहा, रेल, सब कुछ केवल हमने अपने विकास को इन तीन चीजें, मतलब मैं समझता हूं 90% इनके इर्द गिर्द कर दिया। तो ये एक बहुत ही विषम स्थिति से हम गुजर रहे हैं और मुझे नहीं समझ में आता हम कैसे करेंगे। साथ ही हमने कभी एक कैंपेन और शुरू किया था, मैंने सौरभ भाई को कुछ लिंक भेजे थे, लेट द विंग्स फ्लाई। उसमें हम ये कैंपेन चला रहे हैं कि जो लोगों ने बर्ड्स को कैप्चर करके घर में रखना शुरू कर दिया है, वो घरों में रख रहे हैं बर्ड्स को। आप प्रकृति की एक यूनिट को उसका नेचुरल काम करने से रोक रहे हो। उसको पंख उड़ने को दिए गए थे, ना कि एक छोटे से पिंजड़े के अंदर फड़फड़ाने को। नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता, वो 2-4 पेड़ लगाने में मदद करता, अपने जैसे 2-4-5 बनाता, नेचर को समृद्ध करता। वो वहां रो रहा है, हम उसे गीत समझ रहे हैं। तो उसके लिए हमने कैंपेन चलाया था, लेट द विंग्स फ्लाई, कि आप पहले तो इस प्रकृति से बाहर आओ, कि हमें कैप्चर करके बर्ड्स को नहीं रखना। और अगर आप बर्ड्स प्रेमी हो तो अपने घर के बाहर, छज्जे के बाहर, दीवालों पर आप नेस्ट लगाओ। बर्ड्स अपने आप आपके आएंगी। आप दाना रखो, आप पानी रखो, आप घोंसले लगा दो। तोते भी रहने आ रहे हैं, गौरैया भी रहने आ रही है, मैना भी रहने आ रही है। तो आप तो एक ही वैरायटी चाहते हो ना। आपके एरिया की जितनी वैरायटी होगी सब आपके घर में रहने को तैयार है, लेकिन आप अपना जो वो है एटीट्यूड है नेचर के प्रति, वो थोड़ा सा उसको रिवर्स करिए, बदलिए। हमें पिंजड़े नहीं चाहिए, हमें घरौंदे चाहिए जो इन बर्ड्स को बचा सके, ताकि ये नेचर में जाके कंट्रीब्यूट कर सके। अब आयुषी आप कुछ आप अगर डायरेक्ट पूछे तो मुझे लगता है टू द पॉइंट, अदरवाइज इसे बात करने को बहुत कुछ है। तो गौरव जी, आपको ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कार्य करने की प्रेरणा, अब पहले तो मैं ये कहूंगा कि शायद मेरे मन में ही कहीं वो एक एक हर व्यक्ति का अपना एक प्रकृति होती है ना। व्यक्ति के अंदर भी एक प्रकृति होती है जो उसको ड्राइव करती है। तो ये बचपन से थी। लेकिन मैंने हमारे यहाँ नेशनल हाईवे निकला था। तो मैं जब, मेरा घर जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा घर यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, मतलब जिसको हम गांव बोलते हैं, वहां पे हम जाते थे। तो नेशनल हाईवे में जो फ्लाईओवर था उसमें कुछ गोले कटे होते हैं, वो शायद पानी निकालने के लिए वो काटते हैं। तो मैंने कई बार देखा कि बर्ड्स, मैना और गौरैया को खास तौर से, बहुत कम मात्रा में तोतों को देखा कि वो उनमें अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो फिर जब मैंने उसका कई बार देखकर मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि ये अब घरों में नहीं रह रही है, ये इन जगहों पे रह रही है। तो उसके मैंने फिर ये एक अंदाजा लगाया। और अक्सर मार्च, अप्रैल, मई के आसपास उन एरियाज में मूवमेंट ज्यादा होता था। वही इनके बच्चे होने का समय होता है, ब्रीड करने का टाइम होता है। तब मुझे समझ में ये बात आ गई कि इनको रहने की जगह का इशू है। और फिर मुझे ये लगा कि हर व्यक्ति अगर केवल अपने बारे में, मैं के बारे में सोचेगा, तो फिर इस प्रकृति का बचना असंभव हो जाएगा, क्योंकि मैं जो है वो लाभ केंद्रित है। और सामान्यतः ये लाभ प्रकृति को नुकसान पहुंचा कर ही आ रहा है। तब हमने इस कैंपेन को शुरू किया। पहले तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब मैंने शुरू कर दिया था पर मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं जिस तरीके का नेस्ट बना रहा था वो थोड़ा अलग टाइप का था, कुछ सोच करके मैंने बनाया था। लेकिन प्रकृति ने मेरी शायद मन को पढ़ लिया, उसने उसका पूरा समर्थन किया, उसमें वो गौरैया के रूप में रहने लगी आकर के। जब लोगों ने फीडबैक देना शुरू किया तब अच्छा लगा। मैंने आपको बताया था मीडिया वाले सहयोग नहीं कर रहे थे, उनके लिए सिर्फ एक कैंपेन था जो अटेंशन गेन करने के लिए किया गया था। मीडिया वालों ने भी वो नेस्ट लिए, और जब उनके यहाँ गौरैया और दूसरी चिड़िया रहने लगी यहाँ करके, तब उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि नहीं भाई, आपका कैंपेन सच में काम कर रहा है, हमें नहीं लगता था इसमें आएंगी, हम इसको सिर्फ कैंपेन समझते थे। और इसीलिए वो जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वाली आपने बात बताई थी,
हिंदुस्तान को मैंने सिर्फ प्रस्ताव दिया था कि ये अगर जब बर्ड्स पैदा हो रही होती हैं उस समय बर्ड्स के लिए थोड़ा एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, तो लोग जो सोचते हैं लेकिन अपनी दैनिक दिनचर्या में वो सब चीजें भूल जाते हैं। तो जब आप रोज हैमर करोगे छोटा सा, तब कहीं ना कहीं लोग उस पर सीखेंगे, समझेंगे, करना शुरू करेंगे। तो फिर वो हिंदुस्तान ने इनिशिएटिव लिया और एक छोटा सा कॉलम वो पर डे करीब 40 से 50 दिन हर साल निकालने लगे। पिछले 2 साल से डिस्टर्ब चल रहा है कोरोना के कारण, क्योंकि जब कोरोना होता है सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती थी, तो वो चीज नहीं हो पा रही थी। अदरवाइज ये 4 से 5 साल हर साल चला है। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जाने से पहले? मैं तो जो बोल रहा था मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी बात ऑलरेडी कह चुका हूँ, बट मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो धरती है जिसे हम अपना घर कहते हैं, हमें ये अब सोचना शुरू करना पड़ेगा कि प्रतिदिन की जिंदगी में हम इस धरती से ले ज्यादा रहे हैं या इसे कंट्रीब्यूट ज्यादा कर। अगर किसी भी चीज से लिया ज्यादा जाएगा, विड्रॉ ज्यादा किया जाएगा, किसी बैंक अकाउंट से विड्रॉ ज्यादा किया जाएगा, किचन में जो सामान रखा है उससे केवल हम लेते जाएंगे, तो वो सारे अकाउंट, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो किचन का हो या धरती का हो, वो संसाधन न्यूनतम होते जाएंगे और एक दिन हमें उसके प्रति संघर्ष करना पड़ेगा। वर्डोमीटर एक साइट है, आप देखिए कि हमारे यहाँ बताया जाता है कि इतने करोड़ पौधे लगाए गए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस साल भारत में कितने पेड़ काटे गए। जब पेड़ कटता है तो काटे जाने वाला पेड़ हमेशा एक बड़ा पेड़ ही काउंट किया जाता है, लेकिन जब एक पेड़ लगा रहे होते हैं तब वो 1.5 फीट के पौधे को भी एक पेड़ के तौर पे हमें बताते हैं। यानी जब आप एक जगह पेड़ काट रहे होते हैं और आपने 100 बड़े पेड़ काटे, तो आप यकीन नहीं करेंगी वहां कम से कम 500 पेड़ होते हैं। 400 को तो वो गिनती में ही नहीं गिनते, क्योंकि उनके हिसाब से वो उनके पैरामीटर में आता नहीं। लेकिन जब वो एक पेड़ काट रहे होते हैं तो ये बदमाशी होती है। लेकिन जब लगा रहे होते हैं, तो अगर वो कनेर का पेड़ भी लगाते हैं ना, जिसमें वो लगाने वाली काउंटिंग में नहीं लेते, उसको मानते ही नहीं, काटने वाली काउंटिंग में कनेर कोई पेड़ नहीं है जो मुझे वन विभाग ने ही बताया, या ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, वो कितना भी बड़ा हो, बेर को वो पेड़ नहीं माने, वो ऐसे ही उड़ा देंगे। तो यानी वो जितना काट रहे हैं पहले तो वो बता नहीं रहे, और जितना काउंटिंग में निकल के आएगा इतना काटा, वो मेरे अपने आकलन से वो 5 गुना ज्यादा होगा। क्योंकि हमें तो वो बताया गया है कि ये 2 फीट चौड़ा था, ये 3 फीट, तो उसको ही काटा हुआ माना। 8-10 फीट का पेड़, 12 फीट का पेड़, मेरे हाथ के मोटाई के साइज का पेड़, इसको तो कहीं गिनती नहीं है। लेकिन वो इसी 50 ग्राम का जब वो पेड़ लगाते हैं, जब वन विभाग या नगर निगम हमारे यहाँ प्लांटेशन करता है, तो वो शायद पेड़ का मूल वजन 50 ग्राम नहीं होता, वो उनकी काउंटिंग में जाता है, जिससे वो बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि हमने इतने करोड़ पेड़ लगाए। एक बड़ा पेड़, हमारा उत्तर प्रदेश बताता है कि 222 लीटर ऑक्सीजन पर डे देता है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी कह रही है। जब हम उसको काटते हैं तो उसमें लॉजिक ये दिया जाता है, एक कटेगा 4 लगेगा। अब आप सोचिए कि वो 5 कुंटल 500 किलो का एक पेड़ काटा, अगर मैं एक एज एन एग्जाम्पल, मे बी वो 1,000 किलो या 10 टन का होगा, वो उसकी तो खैर ऐसे नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो लगने का वो कितना होगा, उसका टोटल साइज वजन में करेंगे 200 ग्राम नहीं। तो ये जो गैप है, ये इतने आसानी से प्लेस कर दिया जाता है, लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि एक काट रहे भैया, वहां पे 50 पेड़ कट रहा है और 200 लगा देंगे। तो आदमी जो सामान्य स्तर का व्यक्ति है, वो इस 50 और 200 के फेर में फंस जाता है। वो सोचता है कि हाँ ठीक है, 50 काट रहे हैं, 200 लगा दें। लेकिन उनकी उम्र क्या थी, उनका साइज क्या था, उन्होंने कितने एरिया को कवर किया था, और ये जो 200 पेड़ आप लगा रहे हैं, ये इनमें चलेंगे कितने, आपका खुद का सक्सेस रेट कितना है, आप ये नहीं बता। तो लोगों से मेरा सिर्फ ये है कि भाई, अगर ये जंगल और ये पेड़, अब ये हमारे यहाँ सबके यहाँ सड़कें बन रही हैं,
सड़कों के नाम पर, जो आपने अगर कभी गौर किया हो, जब 2 लेन की सड़क थी तो बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, इसको बंद करवा दीजिए थोड़ा सा, उनको सबको खत्म करके वहां 4 लेन बनाया गया। आप सोचिए कितनी बड़ी व्यवस्था वहां चल रही थी, वो सब समाप्त हो गई। वो व्यवस्था हो सकता है 200 साल से चल रही हो सकता है वो व्यवस्था 2000 साल से चल रही हो, लेकिन उसको 1 सेकंड में खत्म कर दिया गया। अब उस व्यवस्था को लौटने में उतना ही साल लगने वाला है। इस दौरान जो हमारी सांसों का नुकसान हो रहा है, उसका कोई ऑडिट नहीं है। क्योंकि मान लीजिए, हम एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि प्रकृति हमें 100 किलो ऑक्सीजन देती है और 100 किलो कार्बन हम छोड़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के माध्यम से, कोयला जला करके। हमने कुछ पेड़ काट दिए तो ऑक्सीजन हो गई 90, लेकिन समय के साथ कार्बन हो गया 110 किलो। फिर विकास होगा, पेड़ रह जाएंगे कम, यानी 80 किलो ऑक्सीजन। यानी जो ऑक्सीजन सांद्रता है वो कम हो रही है, और जो कार्बन सांद्रता है, जो जहर है, वो बढ़ रहा है। तो हम बीमार क्यों नहीं होंगे? आप घर के अंदर रहिए, घर के बाहर रहिए, वायु तो वही रहने वाली। तो लोगों को पेड़ों के प्रति उसी तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी जैसे उनकी साइकिल चोरी हो जाने पर वो हल्ला मचाते, जैसे मोटरसाइकिल चोरी हो जाने पर, जैसे घर में चोरी हो जाने पर, जैसे जेब कट जाने पर। इस विषय को भी एक अपराध की श्रेणी में अगर नहीं डाला जाएगा, एक अवेयरनेस की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा कि नहीं, इसी विषय से हमारे बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। आपके पिताजी ने बचपन में पानी की बोतल नहीं खरीदी होगी, आपने खरीदी। अब हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्यूरिफायर आने लग गए हैं। हम क्या इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि आज से 5 से 10 साल बाद हम अपने अपने बच्चों को उनके बैग में 1 किलो का एक छोटा सा कैन ऑक्सीजन दे के भेजेंगे कि बेटा जब हांफने लगना तब ये ऑक्सीजन ले लेना। क्योंकि ऑक्सीजन से बड़ा तो संसार में कोई बिजनेस ही नहीं हो सकता। खाना तो आपको 3 बार खाना है, पानी तो शायद आप दिन में 2-3 बार पी लेंगे तो भी चलेगा, पर ऑक्सीजन वो तो एक निकलती है एक आती है, इसका तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो मैंने अभी अपने पूरे इस बात को पेड़ पौधों और इस स्तर तक ही सीमित रखा, क्योंकि इतने कम समय में हम बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते। और लोगों को बस ये चाहिए कि उनके इर्द गिर्द जो प्रकृति है, जो भी पंछी हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जंगल बचा है, जो भी पेड़ बचा है, उसको बचाने के लिए वो आगे आए। और जैसे इन्फ्लुएंसर ग्रुप बना है, वैसे ही अपने क्षेत्रों में लोगों को एजुकेट करें। आपने देखा होगा, मैंने सौरभ को एक भेजा था, मैंने पेड़ों पर एक रक्षा सूत्र अभियान, इसी को जब ये नहर बन रही थी, तो नहर के पेड़ों को बचाने के बाद मैंने डीएम कार्यालय के बाहर जो पेड़ लगे थे, मैंने वो पोस्टर लगा के वहां पर कलावे से उसको बांधा जाकर के। मैंने कहा डीएम साहब भी पढ़, कमिश्नर हाउस के बाहर जाके भी बांधा। A4 का एक कागज जिसमें सारी बात लिखी हुई थी, और उसमें सिर्फ बड़ा हेडिंग में था, पेड़ है तो प्राण है। मैंने उसमें भी लिखा और मैंने सारी बातें लिखी और मैंने उसको कलावे से बांधा। हम सबको ऐसे ही, मैं नहीं कहता यही, ऐसा ही एक इनोवेटिव आइडिया लेकर के अपने क्षेत्र में प्रकृति को बचाने की मुहिम चलानी होगी। प्रकृति है तो हम हैं। प्रकृति का कोई विकल्प नहीं है, पेड़ों का कोई विकल्प नहीं है, इन जीव जंतुओं का कोई विकल्प नहीं है, ये हमारे आधार हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि पेड़ हो, जीव जंतु हो, ये करोड़ों साल से हैं। इंसान का वजूद इस रूप में मात्र 10,000 साल पुराना है, और जो विकास देखकर हम आज पागल हुए जा रहे हैं, वो मात्र 100 से 150 साल पुराना है। और 100 से 150 साल के विकास में हमने इस धरती को 17,000 परमाणु बम दे दिए, जो ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। इस 150 साल के विकास में हमने धरती का कम से कम आधा जंगल निश्चित ही समाप्त कर दिया। हमने समुद्रों को विनाश के कगार पे पहुंचा दिया है। जिस गंगा में कछुए, घड़ियाल, भांति भांति की मछलियां होती थी, मैं अक्सर हरिद्वार ऋषिकेश रहता हूं, वहां पर मछलियां, कछुए, घड़ियाल तो भूल जाइए, 1-2 टाइप की अगर मछली दिख जाती है तो एक बड़ी बात होती है। हमने नदियों से का जीवन समाप्त कर दिया है, और हम ये किसी का जीवन नहीं समाप्त कर रहे हैं,
हम अपने लिए ही ये गड्ढा खोदते जा रहे हैं। जिस दिन प्रकृति बीमार होगी, हम निश्चित तौर से बीमार होंगे। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद गौरव जी, आपने जो कुछ कुछ स्टैट्स बताए हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है, पर काफी प्रेरणा मिली आपकी बातों से कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करने की जरूरत है ताकि गौरैया के साथ साथ और भी जो है, जो भी जीव है, उनका संरक्षण हो सके। आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो हम मच। आप इनसे लोगों ने आपका इस आभार योग्य प्रकट समझा। करते हैं। नहीं, आप लोगों शांति ने इस मंत्र के योग्य साथ। समझा। जी, हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, शांति थैंक यू। मंत्र के साथ इसका एंड करते हैं। ओम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख दुःखभाग् भवेत्। भागवे। ओम शांति 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 शांति। ही। धन्यवाद गौरव जी।